नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की लड़ाई जारी है, और इसी लड़ाई में एक बड़ा कदम है संविधान का 130वां संशोधन, जिसके लागू होने के बाद कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जेल से सरकार नहीं चला पाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। इसलिए आज विपक्ष को जवाब देने के लिए सामने आए गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इस सुधारवादी बिल का विरोध करने वालों की सारी दलीलों की पोल खोल दी। उन्होंने आज जनता को भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार ईमानदार भारत के मिशन से पीछे नहीं हटेगी। इसलिए आज पूरा सच में हम गृह मंत्री अमित शाह के इस पूरे इंटरव्यू को समझने की कोशिश करेंगे और उनके मैसेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आपको बताएंगे कि आखिर इस बिल से विपक्ष को क्यों लग रहा है डर। आखिर इस बिल से राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल और अखिलेश को क्यों है इतनी एलर्जी। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। हालिया मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर देश भर में बहस जारी है। यह वही विधेयक है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर अपना पद छोड़ना होगा। शर्त यह है कि जिस अपराध के लिए हिरासत या गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। फिलहाल यह विधेयक जेपीसी को भेज दिया गया है, लेकिन विपक्ष सिर्फ इस विधेयक का विरोध ही नहीं कर रहा, बल्कि टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति में शामिल होने तक से कतरा रहे हैं। तो इस विधेयक पर जारी विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ विपक्ष पर तीखा हमला बोला है, बल्कि उन्होंने विपक्षी दलों को आईना भी दिखाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बिल का विरोध करके लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों से पूछा कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है, और जेल से सरकार चलाना क्या लोकतंत्र के लिए उचित है। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 39वें संशोधन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस बिल में प्रधानमंत्री का पद शामिल करने पर जोर दिया। फर्जी मामलों में विपक्षी नेताओं को फंसाए जाने की आशंका पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए हैं, वे जमानत दे सकते हैं। अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए विश्वास जताया कि विपक्ष में भी कई लोग नैतिक आधार पर बिल का समर्थन करेंगे। आप भी सुनिए अमित शाह ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में क्या कहा, फिर हम विस्तार से बताएंगे इस विधेयक पर विपक्ष के विरोध का क्या है पूरा सच। कानून बने होंगे, संविधान बना होगा, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अंदर से मुख्यमंत्री बना रहेगा। परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? इन लोगों ने इंदिरा जी के समय में प्रयास किया कि प्रधानमंत्री को शील्ड किया जाए, और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस, पीएम हाउस बनाएंगे। ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है।
कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित जो राज्य हैं वहाँ कोई भी करप्शन या हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ केस है, उनका आरोप मान लीजिए, मानने के लिए ये फर्जी आरोप है, मगर एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि कानून का काम नहीं करेगा तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट के सामने जा सकता है और कह सकता है कि इनके सामने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दीजिए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक तरह से पीएम मोदी खुद अपने खिलाफ एक संवैधानिक संशोधन लाए हैं कि अगर प्रधानमंत्री जेल गए तो उन्हें भी इस्तीफा देना होगा। इसके साथ ही गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी हवाला दिया, जिन्होंने 39वां संशोधन लाकर न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री पद को भी शामिल कर लिया था। आइए अब आपको इस पूरे मामले का पूरा सच बताते हैं। असल में इंदिरा गांधी ने 1971 में यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी मानते हुए उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी थी। अपने खिलाफ आए इस फैसले से इंदिरा गांधी इतनी घबरा गईं कि उन्होंने पूरे देश पर इमरजेंसी थोप दी और इमरजेंसी लगाने के 2 महीने बाद 10 अगस्त 1975 को इंदिरा गांधी संविधान का 39वां संशोधन लेकर आई। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को अदालत के दायरे से बाहर कर दिया गया। इस 39वें संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच सिर्फ संसद द्वारा गठित समिति ही कर सकती थी। इसके अलावा कुछ केंद्रीय कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालकर उन्होंने कानूनी चुनौतियों से बचाया गया। यह संविधान संशोधन रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से लागू किया गया ताकि पुराने मुकदमों को भी खत्म किया जा सके। आपको यहां यह पता होना चाहिए कि जब यह 39वां संशोधन संसद में पारित हुआ तब विपक्ष के करीब करीब सभी सांसद जेल में बंद थे। यानी इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान से अनैतिक रूप से छेड़छाड़ कर दी थी। यह और बात है कि आज उन्हीं के पोते राहुल गांधी संविधान को खतरे में बताते हैं और चुनावी धांधली के आरोप लगाते हुए बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। इस विधेयक का सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि टीएमसी, आरजेडी और आम आदमी पार्टी भी खुलकर विरोध कर रही है। टीएमसी ने तो जेपीसी को टाइम वेस्ट बताया है, आरजेडी इसे ब्लैकमेल बिल बता रही है, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसे विपक्ष की सरकारों को गिराने के मकसद से लाया गया है। तो पहले आप सुनिए कि इन दलों का क्या कहना है, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर लालू यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस विधेयक का विरोध क्यों कर रही है। हम लोग पूरा ये जो बिल है उसको खिलाफ है, लेकिन ये बिल वो जिंदगी में वो पास नहीं होगा क्योंकि 2/3 मेजोरिटी का बात है। वो लोग नाटक कर रहा है तो वो कमेटी में रहकर क्या करेंगे तृणमूल, वो तो टाइम वेस्ट है। ये तो चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी को डराने के लिए ये ला रहे हैं, बाकी ये किसी का कुछ नहीं कर पाएंगे। ये देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा और ये सब ज्ञान से नहीं चलने वाला है। कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। ये सरकार बचाना चाहते हैं जांच एजेंसियों के माध्यम से। तमाम विपक्षी दलों की सरकारों को इस तरीके से गिराया जाएगा और इस बार दिल्ली में ये नहीं हो पाया, इसलिए डेस्परेशन में अब ये केंद्र सरकार कानून लाना चाहती है ताकि अब ईडी, सीबीआई द्वारा बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड जैसे राज्यों की सरकारों को गिराया जा सके। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी इस प्रस्तावित कानून का विरोध क्यों कर रही है। दरअसल तेजस्वी समेत लालू यादव के परिवार के कई सदस्यों पर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में पहले ही सजा हो चुकी है और वो फिलहाल जमानत पर हैं। वहीं राबड़ी देवी से लेकर तेजस्वी यादव तक अलग अलग मामलों में जमानत पर हैं। आइए अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि लालू और उनका परिवार भ्रष्टाचार के किन मुकदमों का सामना कर रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले से संबंधित 5 मामलों में सजा हो चुकी है और वो फिलहाल इन सभी मामलों में जमानत पर हैं। इसके अलावा जमीन के बदले नौकरी घोटाला और आईआरसीटीसी घोटाले में भी वो आरोपी हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू यादव की पत्नी और तेजस्वी यादव की मां हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले और आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी हैं और जमानत पर बाहर हैं।
तेजस्वी यादव खुद भी जमीन के बदले नौकरी घोटाले और IRCTC घोटाले मामले में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल जमानत पर हैं। लालू यादव की 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव भी जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में आरोपी हैं और जमानत पर हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस प्रस्तावित कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर ये कानून बन गया तो इनमें से किसी भी मामले में इन्हें सजा हो गई तो PM और CM बनने के इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और अगर ममता बनर्जी की पार्टी TMC की PM और CM और मंत्रियों को हटाने वाले भ्रष्टाचार विरोधी बिल के लिए बनाई गई JPC में शामिल होने से इनकार कर दिया है, ममता बनर्जी ने JPC को तमाशा बताया है, तो TMC ने साफ कर दिया है कि वो उनकी पार्टी का कोई सांसद इस JPC में शामिल नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी और TMC इस भ्रष्टाचार विरोधी बिल के विरोध में क्यों हैं, और इस सवाल का एक ही जवाब है और वो है कानून का डर। असल में ममता दीदी के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों से उनके उत्तराधिकारी और भतीजे अभिषेक बैनर्जी भी नहीं बचे हैं। आइए अब देखते हैं TMC के दागी नेताओं और उन पर लगे आरोपों की लिस्ट। ममता को सबसे ज्यादा चिंता अपने भतीजे अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बैनर्जी की है, जिनका नाम 2022 में सामने आए कोयला घोटाले में है। 2022 में ममता दीदी के राज में टीचर भर्ती घोटाला भी हो चुका है, जिनमें उनके मंत्री और बेहद करीबी पार्थ चटर्जी का नाम सामने आया था। हालांकि बाद में पार्थ चटर्जी को TMC से निकाल दिया गया था। इसी तरह ED ने 2023 में ममता सरकार के पूर्व खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक को राशन घोटाले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय मल्लिक वन मंत्री थे, लेकिन 4 महीने तक ममता बनर्जी ने उन्हें पद से नहीं हटाया और मंत्री जी जेल से ही अपना विभाग चलाते रही। वहीं 2014 के शारदा घोटाले में भी TMC के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे, जबकि रोज वैली घोटाले में भी ममता की पार्टी के कई नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख को जब पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि करप्शन के खिलाफ लाए जा रहे केंद्र के सख्त कानून का TMC के लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी पूरी राजनीति ही भ्रष्टाचार के पहाड़ पर टिकी है। TMC के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई पर भड़क गए हैं। वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। TMC के लोगों ने संसद में इस बिल को फाड़ने की कोशिश की है। ये दिखाता है कि TMC की पूरी राजनीति कैसे भ्रष्टाचार के पहाड़ पर टिकी है। इसलिए लोग इतने डरे हुए हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुटे हैं। यह माना जा रहा है कि इस बिल को लाने की सबसे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी है, क्योंकि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, मंत्री सत्येंद्र जैन ने गिरफ्तारी के बाद भी लंबे समय तक इस्तीफा नहीं दिया था। आज भी आम आदमी पार्टी इस नए बिल का विरोध कर रही है। आइए देखते हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों का पूरा सच। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जिनका नाम शराब घोटाले और सार्वजनिक संपत्ति नियम के उल्लंघन में शामिल है। वहीं मनीष सिसोदिया पर भी शराब घोटाले और स्कूल क्लासरूम निर्माण घोटाले का आरोप है। वहीं सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के कई केस चल रहे हैं और वो लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं। वहीं पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम भी शराब घोटाले में शामिल है। उधर पार्टी के एक और बड़े नेता अमानतुल्लाह खान पर भी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए कई गंभीर आरोप लगे। अब बात दिल्ली के एक और पूर्व मंत्री की, इनका नाम है सोमनाथ भारती, जिन पर कई गंभीर मामले अदालतों में चल रहे हैं, जबकि पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर अस्पताल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो आप समझ रहे हैं कि दरअसल इन पार्टियों के लिए संकट क्या है। संकट है कि अपने जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको बचाना, कि वो भ्रष्टाचार भी करें और साथ साथ जो मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है उसको भी एंजॉय करें, और इसीलिए ये पूरा विरोध है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात अपने इस विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।